नमस्कार दोस्तों। जल्दी में ही आसाम जुडिशियल सर्विसेज एंड राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके बारे में मैं उनके आंसर्स के साथ क्वेश्चन के साथ थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाए और आप पहचान सकें कि आप अपना आंसर ठीक दे के आए हैं या गलत देकर आए हैं, और आंसर की के साथ आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। और अगर नहीं करता है तो आप ये चेक कर लें कि आपने जो आंसर दिया है क्या वो लॉजिक के साथ आपका मैच करता है आंसर। और अगर लॉजिक के साथ, लॉ के साथ आंसर मैच करता है तो आपके पास कुछ रेमेडीज हैं कि माननीय हाई कोर्ट में जाकर आप अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने आंसर को चेंज करा सकते हैं। तो आइए आज मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो असम जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में आया, और ये एग्जाम 26 जुलाई 2025 को हुआ है। और इस एग्जाम में एक ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको आज ही समझकर आज ही क्लियर कर देना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 2021 में मैंने एविडेंस एक्ट कंप्लीट पढ़ाया था। मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट होते थे, जूम से मैंने पढ़ाया था, और उन स्टूडेंट्स ने अगर नोट किया होगा, अपना रजिस्टर निकाल के आज वो देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब वो बहुत अच्छे से परफेक्टली दे पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं उन वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, बट इसका एक फायदा ये भी होगा दोस्तों कि अब जब मैं दोबारा से इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो और रिफाइंड करके पढ़ाऊंगा। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन करे कि हाँ वीडियो अच्छी है, लाइक करना है, तो जरूर आप लाइक करिए। और लाइक करने के बाद एक हाइप का बटन आपको चमकेगा। 830 पॉइंट मुझे मिल सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे दे सकते हैं। वो 30 पॉइंट, उसमें कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहां समझाऊंगा हिंदी में भी, बट इस कंटेंट का अगर हिंदी वर्जन उनको चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें। मैं वहां पर इसका हिंदी कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है प्रपोजिशंस अंडर एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम आर। उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोपोजिशंस हम यहां पर दे रहे हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, और फिर लास्ट में वो पूछेंगे कि इन प्रपोजिशंस में से कौन सी प्रपोजिशंस करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन, प्रपोजिशन नंबर 1 है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर ऑलवेज रिबटेबल। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्य की उपधारणा, किसी फैक्ट को मान लेना, ऑलवेज रिबटेबल होता है। ऑलवेज रिबटेबल का मतलब हमेशा ही उसके खिलाफ एविडेंस दी जा सकती है और उसको पलटा जा सकता है। ऐसी उपधारणा होती है ये जिसको पलटा जा सकता है। तो ये है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। आप थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान देंगे, यहां पे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, तथ्यों की उपधारणा है, जिनको कहा गया ऑलवेज रिबटेबल होती है, उनको रिबट किया जा सकता है। प्रपोजिशन नंबर 2, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स कैन बी आइदर रिबटेबल और इररिबटेबल। यहां तक तो सेम है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, यहां पे भी तथ्यों की उपधारणा है, ऊपर वाले में भी तथ्यों की उपधारणा थी। ऊपर वाले में कहा गया कि हमेशा ही रिबटेबल होते हैं, इनको डिस्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन सेकंड में बोला कि या तो कुछ रिबटेबल होते हैं या इररिबटेबल होते हैं, या तो इनको डिस्प्रूव किया जा सकता है या डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता है। यह है सेकंड प्रपोजिशन। थर्ड प्रपोजिशन देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। देखिए अभी तक ऊपर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स की बात हुई थी, अब बात हो रही है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आर ऑलवेज इररिबटेबल।
प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को, कानून की जो उपधारणा होगी उसको कभी भी रिबट नहीं किया जा सकता, उसको डिस्प्रूव करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। ऐसी थर्ड प्रोपोजिशन। चौथी प्रोपोजिशन देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यहां तक तो सेम है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की ही बात हुई है, बट कहता है थर्ड में कहता है कि ये हमेशा ही इररिबेटेबल है, बट फोर्थ में कहता है द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कैन बी आइदर रिबेटेबल और इररिबेटेबल। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को कहीं कहीं डिस्प्रूव करने की परमिशन दी जा सकती है और कहीं कहीं डिस्प्रूव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस प्रोपोजिशन के बाद में इसमें पूछा गया which is true of the above said propositions, और नीचे 4 आंसर दिए गए और उन आंसर्स को आप एक बार देख लीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश करिए। तो ये आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपना आंसर देने की कोशिश करिए कि कौन सा आंसर इसमें से ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको आंसर बताऊंगा। क्यों बताऊंगा वीडियो के लास्ट में? क्योंकि अभी आपको मुझे रटाना नहीं है, मुझे फ्यूचर के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देना है कि चाहे तो प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, चाहे घुमा फिरा के कुछ और पूछे, या मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, तो आप परफेक्टली आंसर करके आए। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आज आपको बताना चाहूंगा और आंसर वीडियो के फिर लास्ट में लेंगे और आप देख लेना कि वो आपके आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की उपधारणा क्या होती है, एंड व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कानून की उपधारणा क्या होती है। इन दोनों को जाने बिना इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल ही गलत होगा। पहले बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्य की उपधारणा किसको कहेंगे। द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज अ प्रिजम्पशन दैट इज ड्रॉन बाय अ कोर्ट which it thinks likely to happen considering the common course of events, human conducts and public and private business in relation to facts of the particular case। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की डेफिनेशन ये होगी दोस्तों कि कोर्ट किसी केस से रिलेटेड फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो ह्यूमन का कंडक्ट है, नेचुरल कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अपनी प्रिजम्पशन बनाएंगी। वो सोचेंगी कि क्या ये इवेंट हो सकती है, कॉमन कोर्स ऑफ इवेंट्स हो सकती हैं। अगर जवाब आता है कि हां हो सकती हैं, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेंगी कि हां ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये तथ्य अस्तित्व में है, ऐसी कोर्ट उपधारणा कर लेंगी। तो यहां पर क्या माना कोर्ट ने, किस किस को देखकर प्रिज्यूम कर रहे हैं, उपधारणा कर रहे हैं। देखिए ये कुछ बातें हैं। क्या कॉमन कोर्स ऑफ इवेंट देखेंगे कि सामान्य घटनाक्रम में क्या होना चाहिए था, ह्यूमन कंडक्ट देखेंगे, मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए था उन परिस्थितियों में, उनको ध्यान में रखते हुए, और पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेसेस में भी क्या कंडक्ट होना चाहिए था आदमी का, व्यक्ति का, वो भी ध्यान देंगे। और एक पर्टिकुलर केस होगा, उसके फैक्ट्स होंगे, उन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे कि क्या हो सकता था, लॉजिक लगाएंगे, अपना माइंड अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, एग्जांपल से आसानी से समझ में आ जाता है। सपोज एक बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर्स हैं, चारों फ्लोर्स पर अलग अलग लोग रहते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर केवल और केवल एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, एक कपल रहते हैं। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि नीचे ग्राउंड फ्लोर से कुछ आवाजें आती हैं, अचानक से जोर जोर से। तो जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर वाले लोग थे, वो अचानक से इस आवाज को सुनकर नीचे भागकर आते हैं, और जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट पर, तो अंदर से गेट खोलता है हस्बैंड और बाहर की तरफ भाग जाता है, इन लोगों को धक्का देकर बाहर की तरफ भाग जाता है। अब ये लोग
अंदर जाते हैं फ्लैट के, ग्राउंड फ्लोर में जो फ्लैट है, अंदर देखते हैं कि ये जो व्यक्ति भागा है इसकी वाइफ को इंजरीज हो रखी हैं, घाव लगे हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस लेडी को उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वाइफ, हस्बैंड की ये वाइफ, ये लेडी रास्ते में ही मर जाती है। और जब ये हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इट इज ए ब्रॉड डेथ, ये रास्ते में ही लाते लाते मर गई है। अब हस्बैंड के खिलाफ मर्डर का केस चल जाता है। तो ये कॉमन कोर्स ऑफ इवेंट अगर आप देखिए कि एक पति है, अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता है किसी घर में, और वहां पर जहां पत्नी इंजर्ड पड़ी है वहां से ये पति निकलकर भागा और फिर लौट कर भी नहीं आया। तो अब एक कॉमन सेंस से एक लेमैन क्या सोचेगा, मैजिस्ट्रेट को क्या सोचना चाहिए कि क्या इस हस्बैंड ने वो इंजरीज की थी वाइफ को, जिनके कारण इस वाइफ की डेथ हो गई। ये लोग जो ऊपर रेजिडेंट्स थे, ये लोग जब नीचे उतर कर आए, जिन्होंने ये ऐसा इंसिडेंट देखा, जब ये कोर्ट में जाके अपनी एविडेंस देंगे तो क्या कोर्ट को ये मानना चाहिए इनकी एविडेंस के आधार पर कि ये इंजरी इस हस्बैंड ने की है? कॉमन सेंस क्या कहती है, आप कॉमन सेंस लगाकर देखिए। देखिए प्रिजम्पशन उपधारणा क्या होती है, 3 शब्द होते हैं, अजम्पशन, सरमाइज एंड प्रिजम्पशन। सरमाइज एंड अजम्पशंस को कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता है, प्रिजम्पशंस को कानून रिकॉग्नाइज करता है। सरमाइसेस होते हैं कि आपने कुछ भी बोल दिया और उसके पीछे कोई भी रीजन आप नहीं दे पा रहे हो जो आपने बोला है। अजम्पशंस होती हैं कि जो आपने बोला है उसके पीछे 1-2 रीजन आप दे पा रहे हैं, लेकिन इतने वैलिड रीजन नहीं है, सफिशिएंट रीजन नहीं है कि जिनसे एक फैक्ट को प्रिज्यूम किया जा सके। लेकिन प्रिजम्पशन क्या होती है, उपधारणा क्या होती है कि जिस बात को माना जा रहा है, जो बात बोली जा रही है कि ऐसा होगा या ऐसा हुआ होगा, इसके पीछे कुछ वैलिड रीजन दिए गए हैं। आप इसी इंसिडेंट में देख लीजिए कि यहां पर ऐसी उपधारणा की जा रही है, ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वाइफ को जो इंजरीज की गई वो हस्बैंड ने की थी। क्यों किया ऐसा, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या ऐसे ही हवा में कह रहे हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ अ ह्यूमन क्या होगा अगर उसकी वाइफ इंजर्ड पड़ी है घर में, तो वो शोर मचाएगा, पब्लिक को बुलाएगा, हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेल्प मांगेगा, और जो जो नॉर्मल कोर्स में कंडक्ट हो सकता है एक ह्यूमन का, वो उसे करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो साइट से, वो सीन ऑफ क्राइम से भाग गया और लौटकर भी नहीं आया। तो ये 2 रीजन हैं जिनके कारण प्रिज्यूम किया जा सकता है कि इंजरी हस्बैंड ने ही की है। क्या इसको कंफर्म कहा जा सकता है, सर्टेनली कहा जा सकता है कि ये इंजरीज वाइफ को हस्बैंड ने ही की है? सर्टेनली नहीं किया कहा जा सकता, क्योंकि किसी ने भी अपनी आंखों से इंजरी करते हुए नहीं देखा। अगर किसी ने अपनी आंखों से इंजरी करते हुए देखा होता तो बिल्कुल सर्टेनली कह सकते थे कि हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ को इंजरी की है। तो यहां पर प्रिज्यूम किया जा रहा है, और हेल्प किसकी ली जा रही है? कॉमन कोर्स ऑफ इवेंट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक जो इनोसेंट पर्सन होता वो क्या कंडक्ट करता, और एक जो गिल्टी पर्सन है वो क्या कंडक्ट करेगा। इसके आधार पर, इस ह्यूमन के कंडक्ट के आधार पर डिसीजन लिया जा रहा है कि ये इंजरी इसने की या नहीं की। तो यहां ये प्रिजम्पशन है क्योंकि इसके पीछे वैलिड रीजन है, लेकिन ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, तथ्यों की उपधारणा है कि हां ये इंजरी इसने की होगी। तो उम्मीद करता हूं कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को अब आप
समझ गए होंगे। और ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आपको कहां देखने को मिलता है? अगर लॉ की बात करें तो सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड अब नाउ नए लॉ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 119 ये हो गई। यहीं पर ह्यूमन कंडक्ट, नेचुरल कोर्स ऑफ कंडक्ट, इस टाइप की बातें आपको देखने को मिलेंगी। और जितनी भी कोर्ट प्रजम्पशंस करती हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, तो प्रजम्पशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, पर पूरी देखना। आज आपको इतनी जानकारी मिलेंगी कि शायद और कहीं आपको इतनी जानकारी एक साथ नहीं मिलेगी। प्रजम्पशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसके लिए आप देखिए कि एक घटना हुई, वो घटना रिपोर्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ और मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट को ट्रायल करके ये डिसाइड करना है कि जिस पर्सन का ट्रायल किया जा रहा है वेदर ही इज अ इनोसेंट पर्सन और गिल्टी पर्सन। ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये अपराधी है या ये अपराधी नहीं है। कितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं ये डिसीजन लेने में कि कोई एक पर्सन ये गिल्टी है या इनोसेंट है? तो यहां पर 3 पिलर हैं। नंबर 1 जज साहब, कोर्ट जिन्होंने ये डिसीजन लेना है। नंबर 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्होंने एक्यूज को गिल्टी प्रूव करना है। नंबर 3 डिफेंस काउंसिल, जिन्होंने इस एक्यूज को इनोसेंट प्रूव करना है। ये 3 लोग हैं जिनके ऊपर ड्यूटी लगाई कानून ने कि आप चेक करके बताइए कि ये पर्सन गिल्टी है या ये पर्सन इनोसेंट है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन तीनों लोगों में से कोई भी पर्सन सीन ऑफ क्राइम पे था? क्या किसी भी पर्सन ने अपनी आंखों से इस इंसिडेंट को होते देखा? किसी ने भी अपनी आंखों से इस इंसिडेंट को होते हुए तीनों में से किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन ड्यूटी ऐसे ही लोगों पर लगाई गई जिन्होंने सीन ऑफ क्राइम पर इंसिडेंट को होते हुए देखा ही नहीं है। उनके ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि आपको सच्चाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे जज साहब सच्चाई? जज साहब को कुछ फैक्ट्स प्रिज्यूम करने पड़ेंगे, उनको विश्वास करना पड़ेगा एविडेंसेस के आधार पर कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को मैं मानूं या इस फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस को मैं मानूं। ये तथ्य अस्तित्व में था या ये तथ्य अस्तित्व में नहीं था, क्या माना जाए? तो ऐसी प्रिजम्पशंस कोर्ट को ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो ये प्रिजम्पशंस कोर्ट ने कहां से ड्रॉ की? तो कानून इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कोर्ट्स को पावर देता है कि आप इन पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में आप इस टाइप की प्रिजम्पशन उपधारणा कर सकते हैं। तो उसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 4 हुआ करती थी, और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें लिख दिया गया मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेंगे, शेल प्रिज्यूम, उपधारणा करेंगे, करनी पड़ेगी, कंक्लूसिव प्रूफ। और सेक्शन 114 बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है जब कोर्ट को कोई प्रिजम्पशन करनी होती है, प्रिज्यूम करना होता है कि इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में किस फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को माना जाए। तो मैं लौट के फिर आता हूं दोस्तों, इसी इंसिडेंट को अभी आगे ध्यान रखिए आप, जब रिबटल की बारी आएगी तो इस इंसिडेंट को फिर से मैं सुनाऊंगा। यह हुआ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की उपधारणा। अब बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हैव बीन डिफाइंड एज अंडर, ऐसे ऐसे डिफाइन किया गया है। कहां डिफाइन किया गया है दोस्तों? इसके लिए मैं आपको फिर से वही मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपकी ये डिटेल बना के डाल दूंगा कि ये जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं तो कहां से दे रहा हूं।
जिससे कि आपके पास सोर्स रहे कि हाँ एक वैलिड सोर्स से डेफिनेशन आई है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को डिफाइन करते हुए कहा गया आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंसेस विच द लॉ डायरेक्ट्स दोनों वर्ड्स पे कंसंट्रेट करना, लॉ डायरेक्ट्स द कोर्ट टू ड्रॉ from particular facts without regard the logical inclination of the mind as influenced by the facts। हिंदी में बात करें तो देखिए कि कानून ने कहा है, कानून ने डायरेक्शन दी है, निर्देश दिए हैं किसको, कोर्ट को, क्या करने के लिए कि वो ऐसा इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे जैसा कि लॉ ने डायरेक्शन दी है, और बिना अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करे, अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई नहीं करेंगे। जबकि फैक्ट्स में देखिए लॉजिकल माइंड अप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में माइंड को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आप माइंड अप्लाई नहीं करेंगे और फैक्ट्स से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे, जो तथ्य हैं उनसे प्रभावित नहीं होंगे, केस के जो तथ्य हैं उनसे प्रभावित नहीं होना है। तो कोर्ट जब ऐसी इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगी जैसा कि लॉ ने डायरेक्ट किया हो, तब कहा जाता है कि वो जो प्रिजम्पशन किया जा रहा है, जो इन्फ्रेंस निकाला जा रहा है, वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। उपधारणा कानून की है, कानून ने कहा है, कानून ने निर्देश दिया है कि आप इन परिस्थितियों में ऐसा ही मानोगे तो ऐसा ही मानोगे, अब अपना माइंड उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं यहां पर बता दूं दोस्तों कि ये सेल्फ प्रिज्यूम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, बहुत सारी जगह पर ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ सेल्फ प्रिज्यूम है, जहां पर कहा गया है कि कोर्ट को ऐसा मानना ही पड़ेगा, या कंक्लूसिव प्रूफ है जहां पर बोला गया कि कोर्ट को ऐसा मानना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी आगे आपको क्लियर करूंगा, बट मैं उम्मीद करता हूं कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की भी बात आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करके बताऊंगा जिससे कि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले कॉलम में मैंने लिखा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स और दूसरे कॉलम में लिखा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ये अपना फोर्स कहां से डेराइव करता है, कहां से निकालता है अपना फोर्स? इट डेराइव्स फोर्स फ्रॉम लॉजिक। इसमें कहीं ना कहीं लॉजिक छिपा होता है। जज साहब अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद ये प्रिजम्पशन आती है निकल करके, इस फैक्ट को प्रूव माना जाए या ना माना जाए। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में बात देखिए, यहां पर ये जो फोर्स आता है ये लॉ से आता है। यहां पर क्लियर कट बोला गया था डेफिनेशन बताते समय कि आप लॉजिकल माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, जो डायरेक्शन लॉ ने दे दी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल केस। इट बोले तो यहां पर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एक इंडिविजुअल केस पर अप्लाई होता है। इट मींस ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट केस टू केस डिफर करेगी कि एक केस में जज साहब इस फैक्ट को हो सकता है कि प्रिज्यूम कर लेंगे प्रूव हो गया, दूसरे फैक्ट में हो सकता है कि इसी फैक्ट को मान लें कि वो प्रूव नहीं हुआ है, प्रिजम्पशन ड्रॉ ना करें। और क्योंकि देखिए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इंडिविजुअल केस पर अप्लाई होता है, इसीलिए जो कंडीशन होती हैं, जो केस की कंडीशंस होंगी वो क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट होती हैं और फ्लक्चुएट करती रहती हैं, बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं होती है। किसमें? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में। लेकिन जब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात आती है तो ये एक क्लास पर अप्लाई होता है, एक पर्टिकुलर क्लास पे अप्लाई होता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में देख लीजिए, क्योंकि वहां पर एक क्लास है, इट ऑलवेज मैंडेटरी, कोर्ट हैज नो ऑप्शन बट टू ड्रॉ प्रिजम्पशन एज डायरेक्टेड बाय लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा लॉ ने डायरेक्शन दी वैसा उनको मानना ही पड़ेगा। ये कुछ डिफरेंस आपको देखे होंगे आपने, तो और क्लैरिटी आई होगी। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, दो बातें हुई। तो इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें
तो कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, तीन डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी। ये तीनों की तीनों डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी गई थी, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सेक्शन 2 और उसके सबसेक्शन 1 और उसके अंदर अलग अलग क्लॉज दी गई हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी गई हैं। तो सी पहले आता है तो उसकी डेफिनेशन पहले आएगी, एम उसके बाद और एस उसके बाद। तो कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच। सेल प्रिज्यूम की डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज एल भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये तीनों की तीनों दोस्तों प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स हैं। अपने माइंड से आप निकाल दीजिए कि कंक्लूसिव प्रूफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं। आप डेफिनेशन खोल के देख लीजिए, तीनों की डेफिनेशन खोलकर देख लीजिए तो क्लियर कट कहा गया है कि आप इस डिपेंडिंग फैक्ट को आप प्रूफ कर दीजिए तो एक दूसरे फैक्ट को प्रूफ मान लिया जाएगा। कंक्लूसिव प्रूफ में बिल्कुल माना जाएगा। मे प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि वो माने या ना माने, बट फैक्ट की प्रिजम्पशन है। यहां पर एक फैक्ट को प्रूव्ड माना जाएगा और सेल्फ प्रिज्यूम में भी फैक्ट को प्रूव्ड माना जाएगा, फैक्ट की ही उपधारणा की जाएगी। तीनों के तीनों फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। देखिए कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में देख लीजिए, सेक्शन है 112 इंडियन एविडेंस एक्ट। और अब बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो 116 बीएससी, ये यहां पर एक कंक्लूसिव प्रूफ बताया गया और जिसमें यह कहा गया दोस्तों कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और जन्म बच्चे का उस समय हुआ जब मैरिज चल रही थी, हम कौन से फैक्ट प्रूव करने हैं कि भी डाइवोर्स नहीं हुआ था, एक फैक्ट प्रूव करना है। इसी दौरान किसी बच्चे का जन्म हुआ है, दूसरा फैक्ट प्रूव करना है कि इसी दौरान बच्चे का जन्म हुआ है। तो ये दोनों बातें, ये दोनों फैक्ट एक तीसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ होंगे। और तीसरा फैक्ट ये कि ये बच्चा इसी मैन का, इस शादी से जो इस शादी में जो मैन है, इसी मैन का लेजिटिमेट चाइल्ड है। इस फैक्ट का ये दोनों फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ होंगे। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाते हैं तो तीसरे को मान लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो गया है और इसके लिए अब एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें भी रिबटल हो सकता है। इसमें भी दिया गया है कि मैन के पास, हस्बैंड के पास एक ऑप्शन है कि वो ये प्रूव कर दे कि जिस दौरान ये कंसीव हुआ बच्चा, उस दौरान ये एक्सेस ही नहीं था, इसका हस्बैंड का एक्सेस ही नहीं था वाइफ के पास। इट मींस कहीं ना कहीं यहां कंक्लूसिव प्रूफ में भी रिबटल, डिसप्रूव करने के लिए एक पोर्शन छोड़ दिया है। लेकिन केवल एक ही तरीका बताया कि आप केवल एक ही तरीके से डिसप्रूव कर सकते हो, बट स्टिल डिसप्रूव कर सकते हो। तो कंक्लूसिव प्रूफ का भी रिबटल है। और फैक्ट की प्रिजम्पशन है कि दो फैक्ट को प्रूव करो, तीसरा फैक्ट ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो प्रिजम्पशन और प्रूव हो जाएगा ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा। तो प्रिजम्पशन क्या है? ये कंक्लूसिव प्रूफ भी फैक्ट की प्रिजम्पशन है, लॉ की प्रिजम्पशन नहीं है। लॉ की प्रिजम्पशन क्या होंगी वो मैं आगे बताऊंगा। मे प्रिज्यूम देख लीजिए। मे प्रिज्यूम क्या होता है? जब आप मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जहां जहां लॉ ने प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड वर्ड यूज लिखा है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, जहां जहां पर कोर्ट में प्रिज्यूम ऐसा लिखा गया है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि उस फैक्ट को मान ले कि ये प्रूफ हो गया है, उसके लिए एविडेंस ना मांगे। लेकिन ध्यान रखना, पहले कुछ फैक्ट, देखिए प्रिजम्पशन वैक्यूम में नहीं होती है। प्रिजम्पशन इंडिपेंडेंट प्रिजम्पशन नहीं है, ये डिपेंडिंग फैक्ट्स के प्रूव हो जाने के बाद किसी फैक्ट को प्रूव मान लिया जाएगा, ये प्रिजम्पशन है। इट मींस कुछ फैक्ट को आप प्रूव करेंगे, कुछ को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये प्रूव हो गए।
सिमिलरली सेल्फ प्रिज्यूम में भी ऐसा ही है कि एक फैक्ट को आप प्रूव करिए, दूसरे फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया जाएगा। सेल्फ प्रिज्यूम में देख लीजिए 113 कैपिटल बी आज की डेट में सेक्शन 119 बी ऐसे हो गई है। क्या है ये? प्रिजम्पशन ऑफ डोरी डेथ। तो भैया ये हवा में नहीं है प्रिजम्पशन ऑफ डोरी डेथ। आपको पहले कुछ फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा, देन अगला फैक्ट कि ये डोरी डेथ है, इसको मान लिया जाएगा, इसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। तो क्या फैक्ट प्रूव करने हैं? पहले ये प्रूव करना है कि प्रिजम्पशन की बात कर रहा हूं कि सून बिफोर द डेथ वाइफ पर क्रूअल्टी की गई थी, वाइफ को हरास किया गया था इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ डोरी। ये बातें जब प्रूव हो जाएंगी तब कहा जाएगा, तब प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम। अब कोर्ट के पास पावर नहीं है कि कुछ और प्रिज्यूम कर ले या प्रिज्यूम ना करे। कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम कि ये डोरी डेथ है। अब क्वेश्चन आता है, क्या सेल्फ प्रिज्यूम भी रिबटेबल है? यस, सेल्फ प्रिज्यूम भी रिबटेबल है। कब तक ऐसा प्रिज्यूम करेगी कोर्ट? जब तक कि इसको एक्यूज द्वारा डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है। इट मींस अनरिबटेड है प्रिजम्पशन, देन ही वो प्रिजम्पशन है। अगर रिबट कर दिया एक्यूज ने तो चाहे वो मे प्रिज्यूम, चाहे वो सेल्फ प्रिज्यूम, चाहे वो कंक्लूसिव प्रूफ, ये रिबटल होंगे। और ये सारे के सारे क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। तो यहां से कुछ एक कंक्लूजन, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपने ध्यान दिया कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स ऑलवेज रिबटेबल। अब मैं बात करता हूं कि प्रिजम्पशन रिबटेबल एंड इररिबटेबल। देखिए प्रिजम्पशन दो तरीके की पहले हमने डिस्कस की, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब बात करते हैं रिबटेबल प्रिजम्पशन एंड इररिबटेबल प्रिजम्पशन। तो दो टाइप की फिर से हो गई प्रिजम्पशन। तो देखिए रिबटेबल मैंने इधर लिखा, इररिबटेबल मैंने इधर लिखा है। रिबटेबल में कहता है इफ लॉ परमिट्स, जहां जहां कानून ने परमिशन दे दी है, द पार्टी, कौन सी पार्टी? अगेंस्ट whom the presumption has been drawn, सच पार्टी, ऐसा पक्ष डिस्प्रूव कर सकता हो ऐसी प्रिजम्पशन को, तो उसे कहते हैं रिबटेबल प्रिजम्पशन। तो आप मे प्रिज्यूम पढ़ लीजिए, आप सेल्फ प्रिज्यूम पढ़ लीजिए, आप कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ लीजिए। तीनों जगह पर लॉ ने परमिट किया है कि वो पार्टी जिसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ की जा रही है वो डिस्प्रूव कर सकता है। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में डिस्प्रूव करने के लिए केवल और केवल एक ही तरीका बताया कि आप केवल और केवल उसी तरीके से करना, बाकी में कोई ऐसा तरीका नहीं बताया। लेकिन इररिबटेबल, जिसे डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, द लॉ डज नॉट परमिट द पार्टी टू डिस्प्रूव इट। इररिबटेबल में परमिशन नहीं होती, लॉ परमिट नहीं करता कि आप उसे डिस्प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। दूसरा देखिए, ऑल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर रिबटेबल। तो एक आंसर, तो एक प्रपोजिशन तो आपको यहां पर मिल गई, ऑल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर रिबटेबल। बट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज समटाइम रिबटेबल एंड समटाइम इररिबटेबल। रिबटेबल एंड इररिबटेबल दोनों के एग्जाम्पल देख लीजिए। और अब मैं एग्जाम्पल दूंगा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की। इससे पहले मैं आपको उसी एग्जाम्पल पर लेकर चलता हूं जो हस्बैंड वाइफ का मामला था, एक ही फ्लैट में रहते थे और जो भाग गया था इंजरी करके। लेकिन अब एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है एक्यूज से कि आप इसे रिबट करना चाहते हैं। तो यस, वो कहता है मैं यस रिबट करना चाहता हूं, और वो कहता है कि ये इंजरी मैंने नहीं की है। उसने बताया कि मेरे फ्लैट में पीछे से एक और दरवाजा है जिधर से कोई एक अननोन पर्सन आया था और मेरी वाइफ को ये सारी इंजरी कॉज की। मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन फिर भी बहुत सारी इंजरी मेरी वाइफ को कर गया, और मैंने देखा कि ये इंजरीज डेडली इंजरीज हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं तुरंत भागकर एम्बुलेंस लेकर आऊं या डॉक्टर को यहां पर लेके आऊं जिससे कि मैं इसकी जान बचा सकूं। तो मैं भागकर, या तो बोला कि मैं पर्टिकुलर डॉक्टर के पास गया था या एम्बुलेंस सर्विस वाले के पास गया था। और डिफेंस में
उसने ये एम्बुलेंस सर्विस वाले को प्रोड्यूस कर दिया। उस एम्बुलेंस सर्विस वाले ने अपना जवाब, अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराई और उसमें ये बोला कि हाँ जी, ये व्यक्ति मेरे पास आया था, मैं इसके घर पे गया था इसके साथ, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तो देखा कि डेड बॉडी को तो ये लोग पहले ही ले जा चुके थे। कह रहे उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में जब मैं गया तो वहां शोर मचा हुआ था कि हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया है, हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया है। तो मुझे डर लगा कि अब शायद पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो मैं वहां पर चला गया, वहां से लौटकर पुलिस के पास नहीं गया और बाद में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। अब ये क्या हुआ है, हस्बैंड ने अपने अगेंस्ट जो प्रिजम्पशन हुई थी उसको रिबट कर दिया। तो ये होता है रिबटल। अब बात करता हूं मैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट तो एग्जाम्पल बता दिए, और कुछ इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का एग्जाम्पल है कंक्लूसिव प्रूफ। गलत कह रहे हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का एग्जाम्पल है सेक्शन 82 आईपीसी और जो 20 बीएनएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। ये है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। यहां प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट नहीं है। कोर्ट को क्या मानना पड़ेगा? लॉ मानना पड़ेगा। देखिए क्या लॉ है, यहां कहा कि इफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर, अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स अगर उसने कुछ भी कर दिया है तो ही और सी इज इनोसेंट। अब यहां पर कोर्ट अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई नहीं कर पाएगी। उसके माइंड की, उसकी मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेक नहीं कर पाएगी। चाहे कोर्ट को ये लगता हो फैक्ट से कि ये मैच्योर बच्चा है, ये तो सब कुछ समझता है, बट स्टिल अगर उसकी एज 7 साल तक की है या 7 साल से कम की है तो उसको इनोसेंट ही माना जाएगा। दिस इज द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी, जहां से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, वो बुक की फोटोकॉपी भी मैं आपको डाल दूंगा। नेक्स्ट सेक्शन देख लीजिए आप, सेक्शन 83 आईपीसी एंड सेक्शन 21 बीएनएस। यहां पर बताया गया अ चाइल्ड above the age of 7 years but under the age of 12 years, 7 साल से बड़ा और 12 साल तक का अगर कोई बच्चा है और अगर उसने कोई ऑफेंस कर दिया है, उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है कि वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो उसको इनोसेंट माना जाएगा। लेकिन यहां पर प्रिजम्पशन ड्रॉ करने का एक मौका दे दिया है कोर्ट को कि वो उसकी मैच्योरिटी देखेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि वो इतना सफिशिएंट मैच्योर्ड है कि जो उसने एक्ट किया उसके कंसीक्वेंसेस, उसके परिणाम को वो जानता था। अगर ये निकल कर आता है कि यस ये बच्चा इतना मैच्योर था कि इसने जो एक्ट किया वो बच्चा अपने कार्य के, अपने एक्ट के परिणाम को जानता था, देन फिर वो इनोसेंट नहीं होगा। और अगर ये निकल कर आया कि अभी इतना मैच्योर नहीं है ये कि जो अपने किए गए कार्य के परिणाम के बारे में ये जानता था, अगर इमेच्योरिटी आती है निकलकर तो फिर उसको इनोसेंट माना जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, अंडर द 7 इयर्स ऑफ एज कोई रिबेटल नहीं था, लेकिन सेक्शन 83 या 21 बीएनएसएस में कोर्ट को प्रिज्यूम करने का एक स्पेस दे दिया गया, मैच्योरिटी चेक करने का एक स्पेस दे दिया गया, और वो मैच्योरिटी सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर, ह्यूमन कंडक्ट के आधार पर, नेचुरल कोर्स ऑफ कंडक्ट के आधार पर डिसाइड करेंगे माननीय कोर्ट कि उसको मैच्योरिटी उसकी कितनी थी या अंडरस्टैंडिंग कितनी थी। अगर एक बार मैजिस्ट्रेट ने, कोर्ट ने अगर इस बच्चे के अगेंस्ट प्रिजम्पशन कर ली कि ही वाज मैच्योर्ड, ही वाज फुली अंडरस्टैंडेबल, और उसको गिल्टी मान लिया, देन अब ये लॉ की प्रिजम्पशन को भी रिबट करने का मौका उस बच्चे के पास होगा।
कि वो ये रिवर्ट कर सके कि मैं प्रॉपरली मैच्योर नहीं था, मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी कि मैं अपने किए गए एक्ट के परिणाम को जान सकूं। तो यहां क्या निकल कर आया कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एक जगह तो इररिवर्टेबल थी 82 या 20 और दूसरी जगह रिवर्टेबल है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ sometime is rebuttable and sometime is irrebuttable, but presumption of fact is always rebuttable. तो अब लौटकर आ जाइए अपने क्वेश्चन पर और अपने आंसर को अब आप चेक कर लीजिए। देखिए प्रपोजिशंस क्या क्या थी। पहली प्रपोजिशन, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर ऑलवेज रिबटेबल, अभी पढ़ाया, तो इट मींस पहली प्रपोजिशन इज करेक्ट। दूसरा देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स कैन बी आइदर रिबटेबल और इररिबटेबल। देखिए ये दोनों प्रपोजिशन एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है। एक जगह कहते हैं कि केवल रिबटेबल है और दूसरी जगह कहते हैं कि रिबटेबल भी है और इररिबटेबल भी है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर ही दिया है कि ऑलवेज रिबटेबल है, तो इररिबटेबल का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो सेकंड तो गलत हो गया। अब थर्ड देख लीजिए, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आर ऑलवेज इररिबटेबल। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को भी मैंने पढ़ाया, तो यहां पे सेक्शन 83 आईपीसी और सेक्शन 21 बीएनएसएस याद रख लीजिए, वो रिबटेबल है। तो कैसे ऑलवेज इररिबटेबल हो जाएगी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ? इट मींस ये भी गलत हो गया। चौथा देख लीजिए, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कैन बी आइदर रिबटेबल और इररिबटेबल, समटाइम रिबटेबल समटाइम इररिबटेबल। तो आप ये वाली भी प्रपोजिशन करेक्ट हो गई। तो अब आप कमेंट में मुझे आंसर बताइए, ए बी सी डी में से तीनों में से कौन सा ठीक है। क्वेश्चन ठीक है कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। ये हुआ आंसर। अब उम्मीद करता हूं कि आज के बाद प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, रिबटेबल प्रिजम्पशन, इररिबटेबल प्रिजम्पशन, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हैं। कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और हाइप करिए। आंसर कमेंट में आप एबीसीडी में से देखकर बताइए। और इसी टाइप के और क्वेश्चंस को मैं लूंगा और उन क्वेश्चंस से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आप लोगों की क्लियर करूंगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां से सीखने को मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ढूंढते रह जाइए कि वो अच्छा चैनल कहां था फिर। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।